हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये हम कर रहे हैं सेल्फ असेसमेंट सेकेंड का सेक्शन नंबर 1 हमारा चल रहा है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है जिसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको आंसर बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, which of the following would help obtain starch free leaves in the plants। वो कौन से केस में आपको एक स्टार्च फ्री लीफ मिलेगा, वो कौन सा केस होगा जिसमें आपको एक स्टार्च फ्री लीफ मिलेगा, मतलब आपको लीफ में स्टार्च नहीं मिलेगा, वो कौन सा केस है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीप द प्लांट इन डार्क फॉर अबाउट 48 आवर्स। अगर आप प्लांट को डार्क में रखते हो, अंधेरे में रखोगे जिसमें कोई भी सनलाइट अगर नहीं गिरेगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो आपके लीफ में स्टार्च नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बी पर आते हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन, अगर आप प्लांट को धूप में रखते हो, द लीव्स वेर बॉइल्ड इन अल्कोहल टू मेक देम कलरलेस। आपने प्लांट को धूप में रखा और प्लांट को ले आए और उसको अल्कोहल में आपने बॉयल किया टू मेक देम कलरलेस, जिससे क्या हुआ, जितने भी क्लोरोफिल थे सब निकल गए। Which of the following could be used to test the end product stored in the leaves। तब उसके बाद आपने लीफ को टेस्ट किया कि लीफ में स्टार्च है या नहीं है, इसको जानने के लिए आप टेस्ट किया। तो इनमें से आप कौन सा टेस्ट करोगे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, लिटमस पेपर, आयोडीन सोल्यूशन या फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन में अगर आप लीफ को डुबाते हो, अगर लीफ का कलर ब्लू ब्लैक होता है, इट मीन्स कि वहाँ पे क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए वो टेस्ट किया जाता है, दैट इज आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सी। तो सी में दिया है सम ऑफ द स्टार्च फ्री लीव्स वेर कोटेड विथ वैक्स on both the surfaces। The plant was maintained under normal environmental conditions। At the end of the experiment, the wax-coated leaves are likely to show what। यहाँ पे दिया है कि आपने क्या किया, एक लीफ के ऊपर वैक्स लगा दिया, आपने लीफ के ऊपर वैक्स लगा दिया। ठीक है, अब उस लीफ को अगर आप धूप में रखते हो तो इनमें से क्या होगा, accumulation of water, wilting of leaf, increase in sucrose solution and decrease in number of chloroplast। तो देखिए, तो जैसे कि हमने वैक्स फ्री लीफ को नहीं, हमने वैक्स कोटिंग किया और लीफ को छोड़ दिया, धूप में अगर छोड़ दिया तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो लीफ है आपकी वो विल्टिंग कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने लीफ के ऊपर वैक्स लगा दिया। मतलब क्या है, जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा को आपने कवर कर दिया, पूरी तरह से आपने स्टोमाटा को कवर कर दिया, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो स्टोमाटा के अंदर नहीं जा पाएगी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, जिससे जो लीफ है ये विल्ड कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्वेश्चन, during the morning hours, using a fine blade, an incision was made to the leaves such that the phloem tissue was cut open। आपने सुबह सुबह क्या किया, आपने सुबह सुबह एक ब्लेड को पकड़ा और एक लीफ का जो फ्लोएम है, फ्लोएम टिश्यू है, आपने उसको काट दिया। एनालिसिस ऑफ द लिक्विड ऊजिंग आउट। अब जैसे कि आपने लीफ है, जो लीफ था, लीफ का जो फ्लोएम टिश्यू है, आपने उसको काट दिया। काटने से क्या हुआ, एक लिक्विड ऊज आउट, मतलब उस टिश्यू से एक लिक्विड बाहर आया। वाज फाउंड टू कंटेन हाई अमाउंट ऑफ व्हाट। उस लिक्विड में क्या होगा, जाइलोस,
राइबोज, सुक्रोज एंड गैलेक्टोज। तो ये तो फ्लोएम की बात हो रही है, तो नो डाउट कार्बोहाइड्रेट होगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? दैट इज सुक्रोज होगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट या फिर जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो भी ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज प्लांट के बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, वाई प्लांट्स कोटेड विथ वैसलीन और वैक्स डू नॉट रिमेन हेल्दी फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब आपने लीफ को वैसलीन से या फिर वैक्स से कोटिंग कर दिया, मतलब आपने स्टोमाटा को पूरी तरह से कवर कर दिया। अब स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पास नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा, तो जिससे क्या होगा, जो लीफ है वो हेल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने खाना नहीं बनाया, एनर्जी नहीं बनाया। सो दैट्स वाई वो लीफ हेल्दी नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्लेस ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर एक बाउल दिया है और जिसमें सिल्वर क्लोराइड रखा है और यहाँ पे सनलाइट गिर रहा है। ठीक है जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? हम जानते हैं जैसे कि सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब भी सनलाइट गिरता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये हो जाएगा आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, सनलाइट के वजह से हो रहा है। सो दैट इज वाई इट्स फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट हैपेंस टू द सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रे इन कलर, क्योंकि आपका सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट गिरने पर ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है और ये सिल्वर का जो कलर होता है ये थोड़ा सा ग्रे कलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें बोल रहा है AgCl2 एरो मार्क सनलाइट, ये आपका सिल्वर और ये क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, वन ऑफ द कमर्शियल यूज ऑफ दिस सॉल्ट। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट है इसका कमर्शियल यूज पूछा है, तो इसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द गिवन डायग्राम इज ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। इसको स्टडी करके हम आंसर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम मार्क कर देते हैं, ये जो पार्ट हमको दिखा रहा है ये हो जाएगा हमारा माउथ, ये बी है फूड पाइप, ये डी है, ये डी स्टमक, और ये ई है, ये दिखा रहा है कौन से पार्ट को, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये दिखा रहा है मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन SI। लेकिन मैंने और एक सैंपल पेपर देखा जहाँ पे ये जो ई था ये पैनक्रियास को दिखा रहा था। ठीक है, ये ई पैनक्रियास को दिखा रहा था, तो फिलहाल इसको हम अभी यहाँ तक छोड़ते हैं। एफ को देखते हैं, एफ दिखा रहा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो चलिए आंसर करते हैं। Which of these correctly represents the labels B, C, D, E? तो हमें B, C, D और E को देखना है। तो हमारा B कौन सा था? B था फूड पाइप। तो यहाँ पे फूड पाइप कहाँ पे है? ये रहा हमारा B, इसोफागस, क्योंकि इसोफागस का मतलब तो फूड पाइप होता है। तो बाकी और कोई ऑप्शन को देखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें B फूड पाइप दिया है और यहाँ पे भी B फूड पाइप दिया है, तो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो सी लीवर, सी तो देखो लीवर है, डी स्टमक, डी स्टमक को दिखा रहा है, ई पैनक्रियास, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया
मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप देख पाओगे। देखिए ये मेरा आरो मार्क, देखिए ये यहाँ तक आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गया है। मैंने दूसरा सैम्पल पेपर भी देखा जिसमें ये पानक्रियास तक था, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे तो आप ऑप्शन को हटा देना, जिससे आपको आसानी होगी समझने के लिए। तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करेंगे बी से। द सेक्रेशन दैट रिलीज्ड बाय सी। अब जो सी था आपका जो सी था वो लीवर था। अब लीवर क्या सेक्रेट करता है? लीवर सेक्रेट करता है बाइल, ठीक है। हाउ इट हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। तो फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल हमारी क्या मदद करता है? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट होते हैं, ये जो बाइल होता है आपका, ये लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट डी, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन व्हाट। जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में माउथ को ए से लेबल किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट ई, इन केस ऑफ अ डायरिया व्हिच मेजर प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस नॉर्मल इन रीजन एफ। तो रीजन एफ हमारा क्या था? ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन था। जब डायरिया हमको होता है तो क्या होता है, जो फेसेस निकलते हैं वो बहुत ही लिक्विफाई होते हैं। फेसेस मतलब ऑन डाइजेस्टेड सब्सटेंस जो होता है हम उसे कहते हैं फेसेस। ये बहुत ही लिक्विफाई होता है, बहुत ही लिक्विफाई। तो डायरिया में लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज होता है, तो जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ठीक से नहीं होता। जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर आपको डायरिया हो जाएगी तो ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जिससे जो फेसेस होंगे ये बहुत ही लिक्विफाई होंगे। दिस इज डायरिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, a student added few pieces of aluminum metal to two test tubes A and B containing aqueous solution of iron sulfate। तो हुआ यूं कि एक स्टूडेंट था जिसने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे भी और एक टेस्ट ट्यूब है। तो ये स्टूडेंट ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल दिया और इसमें भी थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल दिया। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका नाम है ए, इस टेस्ट ट्यूब का नाम है बी। एक में था आयरन सल्फेट और दूसरे में कॉपर सल्फेट। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ हर एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। शी एडेड आयरन मेटल टू अनदर टेस्ट ट्यूब सी एंड डी। तो यहाँ पे और एक टेस्ट ट्यूब है सी और एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे डी। तो सी और डी में क्या था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ब्रैकेट में 3 और कॉपर सल्फेट CuSO4 ये था, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे सी एडेड आयरन मेटल, तो उसने इसमें भी आयरन को डाल दिया और इसमें आयरन को डाल दिया। इन व्हिच टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब्स विल शी ऑब्जर्व कलर चेंज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, स्टेट व्हिच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव, मेटल एंड व्हाई। तो 4 टेस्ट ट्यूब थे, रिएक्शन कुछ ऐसा है, तो कौन से टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज होगा, मतलब कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम उसे ध्यान से। तो पहला रिएक्शन, इसको नाम दे देते हैं हम रिएक्शन 1, रिएक्शन 2,
रिएक्शन थर्ड एंड रिएक्शन फोर्थ। तो हमने नाम दे दिया। तो रिएक्शन 1 को हम देखेंगे। रिएक्शन 1 FeSO4 प्लस एल्यूमिनियम। सो देखिए यहाँ पे आयरन सल्फेट में ये आयरन और ये एल्यूमिनियम है। सो ये भी मेटल है और ये मेटल है, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है ये आयरन के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसीलिए क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और जिसके चलते हमें मिलेगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और जो आयरन है ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। रिएक्शन 2 को हम देखेंगे। रिएक्शन 2, तो रिएक्शन 2 में क्या होता है, रिएक्शन 2 में क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया और एल्यूमिनियम को लिया। कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच जो एल्यूमिनियम होता है ये हाईली रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिससे बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और जो कॉपर है ये बाहर हो जाएगा, बिल्कुल रिएक्शन से बाहर। तो ये भी बिल्कुल सही है। रिएक्शन नंबर थर्ड R3 दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन होगा आयरन के साथ। एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयरन है ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, और एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव। तो कोई लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम और आयरन के बीच एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो रिएक्शन 3 पर आते हैं। नहीं, रिएक्शन 3 तो खत्म हो गया। रिएक्शन 4, आयरन के साथ कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है। तो ये हो गया आपका आयरन, ये हो गया कॉपर। अकेला कौन है, आयरन है। आयरन तो हाई रिएक्टिव होता है और कॉपर तो लो रिएक्टिव है। तो ये हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, जिससे बनेगा आयरन सल्फेट के साथ कॉपर। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ। तो हमें सिर्फ 3 केस में रिएक्शन मिला। कौन से केस में रिएक्शन मिला, रिएक्शन 1 सक्सेसफुल, रिएक्शन 2 सक्सेसफुल, रिएक्शन 3 नॉट सक्सेसफुल एंड रिएक्शन 4 सक्सेसफुल है। ठीक है, तो सवाल में तो हमसे यही पूछा था कि कौन से में कलर होगा चेंज और कौन से में कलर नहीं होगा चेंज। तो वो तो हमने दिखा दिया कि कहाँ पे कलर चेंज होगा और कहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा। और एक सवाल हमसे पूछा था, व्हिच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड व्हाई। तो यहाँ पर जितने सारे हैं सबसे कौन हाईली रिएक्टिव है, तो इसका जो आंसर होगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है आयरन को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस किया, यहाँ पर एल्यूमिनियम डिस्प्लेस नहीं हुआ, आयरन ने डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ठीक है, सो एल्यूमिनियम आपका सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। यहाँ पर जितने भी सारे मेटल्स हैं उनमें एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है।